कि सुश्रुत ने पहली बार रक्त को चतुर्थ दोष स्वीकार किया है, लेकिन 10 रक्तनानात्मक व्याधियों का उल्लेख आचार्य शारंगधर ने किया है। फिर स्नायु कृमि, इसका प्रथम उल्लेख शारंगधर ने किया है। इसमें दोष होते हैं कफ और रक्त, जबकि स्नायुक रोग बाय वृंद माधव। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे थे बाल रोगों की संख्या 22 और बाल ग्रह 12। बाल रोग 22 और बाल ग्रह 12। आम वात के 4 भेद, अम्ल पित्त के 3, शुक दोष 24 हैं, शुक दोष 24। शुद्ध रोगों की बात करें तो सुश्रुत के 44, माधव के 43, वाग्भट 36, और यहाँ शारंगधर देख रहे हो 60। तो माधव तो खैर आपसे क्या ही पूछेगा, सुश्रुत, वाग्भट और शारंगधर याद रखना जरूर। सुश्रुत के 44 हैं, 44, वाग्भट 36, और शारंगधर के 60। नेक्स्ट देखेंगे हृतशूल। इसमें मृग श्रृंग भस्म का प्रयोग बताया, मृग श्रृंग भस्म हृतशूल के अंदर याद रखना है। श्लीपद में शाखोटक, मार्क करते चलो कि जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ वो जरूरी है। श्लीपद में शाखोटक का प्रयोग। व्रण में निम्ब दल कल्क, व्रण निम्ब दल कल्क। गृध्रसी, शेफाली का पत्रक्वाथ और महानिम्बी लिखा हुआ है, वो चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन शेफाली का पत्रक्वाथ जरूर याद रखना है, गृध्रसी में शेफाली का। परिणामशूल में विष्णुक्रांता, परिणामशूल विष्णुक्रांता, ये बहुत जरूरी है अपामार्ग में रक्तार्श, मतलब अपामार्ग का प्रयोग रक्तार्श के अंदर। प्रदर में तंडुलियक, तंडुलियक तंडुलोदक दोनों ही इस्तेमाल होते हैं वैसे, लेकिन तंडुलियक चौलाई जो है। सन्निपातिक ज्वर में सूचिका भरण रस नहीं जरूरी। विसूचिका में देखो पार्षणिदाह, इसको याद कर सकते हो, विसूचिका में पार्षणिदाह बताया करने के लिए। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में विष्णु पदामृतम और अंबर पीयूष, ये दो शब्द आए हैं जिनका मतलब है ऑक्सीजन। ठीक है, शारंगधर की टीकाएं वगैरह आपसे पूछी नहीं गई हैं, तो मेनली शारंगधर का ही काल याद रख लो, उतना ही जरूरी है आपके लिए। शारंगधर का काल 13वीं सदी का पूर्वार्ध, 13वीं सदी का पूर्वार्ध, इसको जरूर याद रखोगे। ठीक है, और किसको आधार बना के लिखा गया, गद निग्रह एक बुक है सोढल की, उसको आधार बना के इसको लिखा गया है। सोढल की बुक है गद निग्रह, उसको आधार बना के लिखा गया। ये बुक्स में आपसे बात नहीं कर रहा क्योंकि आपके यहाँ है नहीं, सिर्फ योगों की बात आई है इनके। नेक्स्ट चलोगे, मान वाला कुछ भी नहीं है आपके यहाँ कॉन्सेप्ट, इस पे भी नहीं है, सीधे योग पे आ जाएंगे अब। शारंगधर की नाड़ी परीक्षा है क्या सिलेबस में आपके? एक मिनट देख लेते हैं। जी सर है। है नाड़ी परीक्षा, चलो ठीक है। जी। तो नाड़ी परीक्षा देखते हैं, शारंगधर नाड़ी परीक्षा जरूरी है, ध्यान से देखोगे। तो शारंगधर नाड़ी परीक्षा, सबसे पहले कह रहे हैं करस्य अंगुष्ठ मूले या धमनी जीव साक्षिणे सुखम दुखम ज्ञेयम कायस्य पंडिते। तो मतलब जीवन का किससे पता चलता है, सुख दुख का किससे पता चलता है, कि कर्क यानी हाथ के अंगूठे के मूल में एक धमनी रहती है जो जीवन को बताने वाली है, उससे ही सुख दुख का पता चलता है। ठीक, तो याद रखना कहाँ कहा गया नाड़ी परीक्षा करने को, कर यानी हाथ के अंगूठे के मूल पर एक धमनी है, तो उसको देखना है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। वात प्रकोप में नाड़ी कैसी होती है, ये जो नाम आए हैं ना ये आपको रटने हैं बिल्कुल। जलों का सर्प जैसी गति होती है वात प्रकोप में। पित्त प्रकोप में कुलिंग काक और मंडूक। कफ प्रकोप में हंस पारावत के समान गति, ये बिल्कुल रट लोगे। सन्निपात में लावा तित्तिर वर्ती, ये जितने भी नाम है ना ये रटे हुए होने चाहिए। वात में जलों का सर्प, पित्त कुलिंग काक मंडूक, कफ हंस पारावत, सन्निपात में लावा तित्तिर वर्ती, लावा तित्तिर वर्ती। ठीक है, स्पेशली याद रखना कि जलोका के समान गति वात के अंदर, इसी तरह सर्प समान गति जो वो भी वात के अंदर है। ठीक है, दोनों ही ऐसा लगते हैं कि शायद पित्त वाले होते होंगे, जलोका भी सर्प भी देखने में, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों ही वात के अंदर है। एक और पॉइंट लिख लो, है ना, शारंगधर का नहीं है, अलग से पॉइंट है एक वो। तो यहाँ लिख लोगे कफ के सामने ब्रैकेट में लिख लेना, किंचित मत अनुसार लिख लो, किंचित के मत से कफ में मृत सर्प के समान गति। ठीक है, मृत सर्प के समान, ऊपर सर्प है, यहाँ मृत सर्प लिखवाया मैंने। कफज नाड़ी मृत सर्प के समान गति कही गई है, तो वो भी याद रखोगे। ठीक है, आगे आ जाओगे। दुई दोषज समझ आ रहा होगा, दो दो कैरेक्टर मिले हुए हैं, कदाचित मंद गमना कदाचित वेग वाहिनी, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, दुई दोषज है अगर तो। असाध्य, बहुत क्षीण हो गई हो, शीत हो गई हो, है ना, अपने स्थान से हट गई हो, रुक रुक कर चलती हो, तो समझ ही आ रहा है कि बहुत शीतल
मतलब नाड़ी मिल नहीं रही है आपको, अपने स्थान से हट गई, तो वो असाध्य कंडीशन में है। ज्वर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, पल्स रेट बढ़ जाता है। आप जानते हो कि 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट 10 बढ़ जाता है लगभग, है ना। तो वेग बढ़ जाएगा पल्स का ज्वर के अंदर, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और उष्णता तो होती है ज्वर के अंदर, तो उष्ण और वेगवान नाड़ी हो गई। ठीक है, बाकी इसमें खास नहीं है, ये देख लोगे। साम दोष में नाड़ी कैसी होती है, तो गरियसी, इसको याद रखना। गरियसी का उन्होंने मतलब लिखा है कि भारी होती है नाड़ी काफी, क्योंकि इसके पहले ही रक्त का जब प्रकोप होता है उसकी नाड़ी बताई है कि वो होती है गुर्वी। इसमें लिख दिया गरियसी, यानी इससे भी ज्यादा भारी, ऐसा करके। ठीक है, तो गरियांश मतलब गरियसी, ये वर्ड ध्यान रखना। साम दोष के अंदर नाड़ी गुरु होगी, तो गरियसी शब्द आया है, मतलब गुरु से भी गुरु, जितनी पहले थी उससे भी ज्यादा गुरु। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, बाकी नॉर्मल है, कोई जरूरी नहीं है। मंदाग्नि है, देखो तो मंद तरह, रक्त का कोप होगा तो गुरुता वहां भी आ जाएगी, कोई रटना नहीं है। ये भी आगे नॉर्मल ही पॉइंट है, पढ़ लो एक बार मन करे तो, कि दीप्ताग्नि में लघु वेगवान, सुखी होगी तो स्थिर बलवान, भूख में चपल, तृप्त में स्थिर होगी। नेक्स्ट चलेंगे। यहीं पर बताया हुआ है दूध की परीक्षा करने के, जो आप व्यक्ति बुलाने आया है आपको पेशेंट के लिए। तो कह रहे हैं आपकी जिस तरफ नासिका से प्राणवायु बह रही है, अगर उसी तरफ आकर वो बैठा होगा दूध, तो फिर रोगी का कल्याण होगा। मतलब आप देखोगे नासा में एक समय में एक ही तरफ खुल के सांस आ रहा होता है। जैसे भी क्लास ले रहे हो करके देखो, एक तरफ नासा बंद करके दूसरी तरफ से सांस लोगे तो आप महसूस करोगे किसी एक तरफ सांस जो है खुल के आ रहा होगा आपको, अगर एक नोस्ट्रिल बंद करके देखोगे तो कह रहे हैं अगर जिस तरफ से सांस आ रहा है उस समय अच्छे से, उस तरफ अगर दूध बैठता है तो रोगी का कल्याण होगा, मतलब अच्छा है उसके लिए। ठीक है, दूसरा ये एक पॉइंट याद रखोगे, ये काफी जरूरी है, कि स्वप्न में व्यक्ति अगर जलों का मतलब जोंक, भौरा, सर्प, मक्खी आदि, इनसे खुद को काटा हुआ देखे, तब उसको शीघ्र स्वास्थ्य मिलता है। मतलब ये अच्छी है उसके लिए चीजें, अगर ये स्वप्न में उसको काट रही हैं, बाइट कर रही हैं, जलोका, भवरा, सर्प, मक्षिका इत्यादि। और साथ ही ये भी लिख दिया कि यदि स्वस्थ व्यक्ति इन चीजों को देखे, यानी व्यक्ति ठीक है, उसको रोग नहीं है, और उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो मतलब है उसको धन की प्राप्ति होगी। सवाल आ चुका है इस पर। ठीक, तो शीघ्र स्वास्थ्य, अगर बीमार व्यक्ति में दंश करें, और अगर ठीक हो व्यक्ति, स्वस्थ हो, तो उसको धन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आ जाओगे चैप्टर नंबर 4, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। शारंगधर के दीपन पाचन द्रव्य सावधारण, बिल्कुल याद कर रहे हैं, देखते हैं। तो दीपन द्रव्य कौन से होता है, पचे ना अमम वन ही कृच्चा, आपको बिल्कुल याद करने हैं, बहुत जरूरी पार्ट है शारंगधर का, ये मान लो। शारंगधर पढ़ी इसी के लिए जाती है, ये और नाड़ी परीक्षा, है ना। तो दीपन द्रव्य जो सिर्फ पचाए, माफ करें, पचाए ना, सिर्फ वन ही कृच, अग्नि को बढ़ाने का काम करे। उदाहरण में लिखा मिशी, मिशी याद रखेंगे, दीपन द्रव्य मतलब सौंफ। फिर है पाचन द्रव्य, तो जस्ट अपोजिट है दीपन के, पचत्य आमम न वन्हिम चाकुर्यात, ये आम को पचाते तो हैं लेकिन अग्नि को नहीं बढ़ाते। उदाहरण में नाग केसर। ठीक है, दीपन पाचन बिल्कुल अपोजिट हो गए। एक मिनट बेटा।
देखिए, तो बेटा दीपन और पाचन हो गए। दीपन हो गए, पचे ना अमम वन्य ग्रज, कि आम को नहीं पचाता अग्नि को बढ़ाता है, तो वो है दीपन द्रव्य, मिशी उदाहरण में हो गया। पाचन द्रव्य में पचत्ते आमम ना वन्य चकुर्यात, आम को पचा दे लेकिन अग्नि को नहीं बढ़ाए, तो वो है नागकेसर। नेक्स्ट है दीपन पाचन, दोनों काम करने वाले, तो समझ ही आ रहा होगा, तो चित्रक हो गया जो दोनों काम करता है। ये याद रखना, चित्रक बहुत जरूरी है। और नागकेसर भी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, प्लस ये मिशी, सौंफ जो है, इसमें लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि कहीं बाहर जाते हो, जैसे भोजन वगैरह किया उसके बाद में जैसे लोग सौंफ या इस तरह की चीजें खाते हैं, तो लोग उसको कई बार पाचन समझ लेते हैं। ठीक है, तो तुक्का नहीं लगाना है, रटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल। दीपन द्रव्य है मिशी, पाचन का उदाहरण नागकेसर, और दीपन पाचन का चित्रक। नेक्स्ट है संशमन द्रव्य, जो विषम दोषों को सम करते हैं, उदाहरण है अमृता गुडुचि, बेस्ट है। संशमन द्रव्य है, विषम दोषों को सम करने वाला। ठीक। अनुलोमन द्रव्य, सबने अग्रे याद कर रखे होंगे। अग्रे में दे चुका हूँ पीछे, किसी के पास अग्रे के लेक्चर नहीं है, जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है मेरे से ले लेना। अग्रे रटे हुए होने चाहिए, कई चीजें वहीं से हैं सीधे इसके अंदर। ठीक है, और अग्रे तो आनी चाहिए आपको, चरक सूत्र 25 में जो है। तो अनुलोमन द्रव्य, कृत्वा पाकम मला नाम, यानी मलों को पकाकर, ये जरूरी बात है। अनुलोमन द्रव्य मलों को पहले पकाते हैं, उसके बाद अधोमार्ग से उनको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हरित की इसका उदाहरण है बेस्ट वैसे। तो अनुलोमन द्रव्य मलों को पकाकर निकालते हैं, ये काफी जरूरी बात है। नेक्स्ट है श्रंसन। तो विरेचन की मान लो कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है श्रंसन, ऐसा समझ सकते हो। बाकी एग्जैक्ट जो शब्द लिखे हैं वो तो याद ही करने हैं। कह रहे हैं पक्तव्यम यद पक्तव्य श्लिष्टम कोष्ठे मलादिकम, ये लाइन है श्लोक की, ये रटी होनी चाहिए। मतलब है इसका कि पचने योग्य मल मूत्र आदि को बिना पचाए ही निकाल दे। इतने स्ट्रॉन्ग है, मैंने कहा ना कि टाइम नहीं लेते इनको, तो मतलब है कि जो भी है कोष्ठ में उसको निकाल देना है। ठीक है, तो मेन शब्द है श्लिष्टम कोष्ठ, है कि कोष्ठ में जो भी है चिपका हुआ श्लिष्ट है उसको निकाल दे, मल आदि जो भी है कोष्ठ के अंदर। ये वर्ड ध्यान रखना। तो श्रंसन ये वेट नहीं करते कि डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ, इनको तो निकालना है जो भी है कोष्ठ में। तो श्लिष्टम कोष्ठ है, उदाहरण है कृतमाल, यानी अम्लतास, श्रंसन द्रव्यों का। नेक्स्ट आ जाओगे भेदन द्रव्य। तो भेदन द्रव्य मलादिकम, मलादिकम बद्धम यद अबद्धम व पिंडित मल है, कि मल मूत्र आदि को बद्ध या अबद्ध या पिंडित रूप में भेदन करके बाहर निकाल दें। कह रहे हैं कैसा भी मल आएगा तो ये तोड़ के उसको निकालते हैं, कहने का मतलब ये है, भेदन का मतलब है तोड़ के निकाल देना कुल मिला के। ठीक है, तो मल मूत्र आदि को चाहे बद्ध फॉर्म में, चाहे अबद्ध फॉर्म में, चाहे पिंड के रूप में, ठीक है, बाहर निकाल दें भेदन करके, उनको बोलते हैं भेदन द्रव्य। एग्जाम्पल कुटकी। तो यहाँ वर्ड ध्यान रखना, मेनली पिंडित, पिंडित शब्द मेनली ध्यान रखोगे तो याद रह जाएगा आंसर। ऊपर था श्लिष्ट कोष्ठ श्रंसन के अंदर। ठीक है, सा से श्रंसन, सा से श्लिष्टम, ऐसा भी याद कर सकते हो। और भेदन में के बद अबद पिंडित मल, वो बाहर निकले, उदाहरण है कुटकी। नेक्स्ट आ जाओगे रेचन द्रव्य। विपक्वम यद पक्वम व मलादि द्रवताम नयेत, इसमें द्रवता वर्ड याद रखना है। देखो जो मैं कह रहा हूँ शब्द पे जरूर ध्यान देना, वरना निकलता नहीं आंसर, एक जैसी चीजें हैं सारी। तो कह रहे हैं पक्व या अपक्व मल मूत्र आदि को पतला करके, मतलब द्रवता बढ़ा के, उसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ा के जो बाहर निकाल दे, तो उदाहरण है त्रिवृत, यानी निशोथ। ठीक है, तो पक्व या अपक्व किसी भी फॉर्म में, लेकिन द्रवता करके। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं क्योंकि सारे एक जैसे थे। तो फर्स्ट हमने देखा अनुलोमन, तो वहां था कृत्वा पाकम मलना, मलों को पका के निकाले हरित की। श्रंसन, तो पके या बिना पके, लेकिन श्लिष्ट कोष्ठ है वर्ड याद किया, श्लिष्टम कोष्ठ है, तो कृतमाल। भेदन में बद अबद पंडित रूप में निकाले, उदाहरण कुटकी। रेचन, द्रवता करके बाहर निकाले मल को, तो उदाहरण त्रिव्रत या निशोथ। नेक्स्ट आ जाओगे वामकोश ध्यान। ये लास्ट में मैंने फिर से लिख रखा है, अगर थोड़ा सा आपको पेज पढ़ने में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो लास्ट में मैंने फिर से लिखा है, जो नहीं समझ में आ रहा होगा तो वहां देख सकते हो, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। वामक औषधियां कौन सी होती हैं, वमन कराने वाली। अपक्व पित्त श्लेष्माणो बलाद ऊर्ध्वम, कि अपक्व पित्त और कफ को ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकाल दे, तो वो है वामक औषधियां, उदाहरण है इसका मदन फल। ठीक है, अपक्व पित्त और कफ को बाहर निकाल दे ऊर्ध्व मार्ग से, मदन फल। नेक्स्ट संशोधन औषधि। संशोधन कुछ भी हो सकता है, वमन कराए चाहे विरेचन कराए। तो स्थानाद बहिर्निर्येत ऊर्ध्वम अधोवा, तो देख के समझ आ रहा होगा जो ऊपर के मार्ग से निकाल ले बलाद ऊर्ध्वम, वो हो गए वामक औषधियां। तो मदन फल आपने पढ़ा है।
संशोधन औषधियां जो ऊर्ध्व या अधो किसी भी मार्ग से निकालते हैं जो संचित हुआ मल है, तो उदाहरण लिखा है देवदाली। देवदाली। ठीक है। नेक्स्ट है छेदन औषधियां। तो शिलिष्टान, कफ आदिकान दोषान उन्मूलयन्ति यद बलात्, कि बलपूर्वक जो श्लिष्ट दोष आदि हैं उनको निकाल दे जो, उसको बोलते हैं छेदन औषधि। ठीक है। तो छेदन जैसे पीछे श्रंसन में देखा था श्लिष्ट शब्द, वैसे शब्द यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बलपूर्वक भी लिखा हुआ है, बलपूर्वक। उदाहरण है शार, मरीच और शिलाजीत। शार, मरीच और शिलाजीत हम याद रखते हैं शमशी। ठीक है, छमशी। छमशी यानी छ से क्षार, मा से मरीच और शी से शिलाजतु। तो छमशी। छेदन औषधियां, क्षार, मरीच और शिलाजीत। नेक्स्ट है लेखन औषधियां। तो लेखन समझ आ रहा है कि लेखन कैसे होता है, कि शरीर में जो भी धातु इत्यादि हैं उनका शोषण हो जाएगा, तो उससे लेखन हो रहा है। तो धातु मल आदि का शोषण कर शरीर का लेखन करने वाली औषधियां। ठीक है। तो उदाहरण है इसका इंद्रजो, यव जानते ही हो वेट कम करने में। शहद होता है इसी तरह, महिलाएं खाती हैं सुबह सुबह, बहुत सारी महिलाएं यूज करती हैं कि वेट कम कर रहे हैं हम, है ना। इसी तरह उष्ण जल का प्रयोग बताया जाता है लेखन करने के लिए। और वचा भी इसमें आता है। वचा वो वमन करने वाला द्रव्य है, वमन कराता है उस तरह से। तो इंद्रजो, शहद मतलब मधु, उष्ण जल और वचा, तो ये सब लेखन औषधियां हैं। ग्राही औषध। ग्राही जो मलों को रोक ले, तो कह रहे हैं दीपन, पाचन और उष्ण होने से द्रव भाग का शोषण करके जो रोक दें, जो अतिसार वगैरह हुआ उसको रोक दें, तो उनको ग्राही द्रव्य कहता है। ठीक है। तो ग्राही द्रव्यों में अग्नि महाभूत की प्रधानता और स्तंभन द्रव्यों में वायु महाभूत की प्रधानता होती है, काम दोनों एक करते हैं। पीछे जो ये वागु पढ़ाई है आपको बताया वहां। तो ग्राही औषध का उदाहरण लिखा है शुंठी, जीरक और गज पिपली। तो हम याद रखते हैं, सुनो जरा, गज पिपली ग्रहण करो, ऐसा याद करने के लिए किसी को बोल रहे हैं सुनो जरा, गज पिपली ग्रहण कर लो, थोड़ी सी ले लो ये। तो सुनो यानी शुंठी, जरा मतलब जीरक, गज पिपली ग्रहण करो मतलब ग्राही। तो शुंठी, जीरक, गज पिपली और ग्राही औषधियां है ये, मल को रोकने वाली। तो याद रखेंगे, रटना है। मैंने कहा स्तंभन द्रव्य भी यही काम करते हैं, लेकिन उनमें वायु महाभूत होती है मेनली। ग्राही में अग्नि होती है, स्तंभन में वायु होती है। तो देख लोगे कि वायु के जो गुण है रूक्ष, शीत, कषाय और लघु होने से कह रहे हैं स्तंभन द्रव्य वायु को बढ़ाकर मल आदि का स्तंभन कर देते हैं, रोक देते हैं उसको। उदाहरण लिखा है वत्सक और टुंटुक। वत्सक, टुंटुक याद करने हैं बिल्कुल। वत्सक, टुंटुक। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे रसायन औषधियां। रसायनम च तजज्ञेयम, यह जरा व्याधि नाशनम, के रसायन वो होते हैं जो जरा मतलब ओल्ड एज और व्याधि यानी डिजीज इनको नष्ट करते हैं। तो रसायन औषधियां। उदाहरण में अमृता, रुदंती, गुगलू, हरित की लिख लोगे। लिखो शारंगधर की। शारंगधर की गुगली से हारी अमृता रोती है। तो शारंगधर ने गुगली बॉल फेंक दी होगी क्रिकेट में, तो उससे हार गई अमृता और रो रही है। तो शारंगधर की गुगली यानी गुगलू, हारी मतलब हरित की, अमृता तो अमृता रोती है, रुदंती। ये रसायन औषधियां हैं शारंगधर के। तो शारंगधर की गुगली से हारी अमृता रोती है। नेक्स्ट है वाजीकरण औषधियां। तो वाजीकरण औषधियां जो हर्ष करने वाली होती हैं, हर्ष करने वाली। उदाहरण लिखा है नागबला, कपिकच्छु। सही से याद कर लेना, जो शारंगधर ने उदाहरण दिए है ना उसके जस्ट अपोजिट भाव प्रकाश ने दिए हैं। आगे हम बात करेंगे, रसायन वाजीकरण भी है आपके यहाँ। तो खैर, वाजीकरण हर्ष करने वाले द्रव्य है। उदाहरण में नागबला और कपिकच्छु। नागबला, कपिकच्छु। नेक्स्ट देखोगे शुक्रल द्रव्य। शुक्र द्रव्य जो शुक्र की वृद्धि करे, नाम से समझ आ रहा होगा। शुक्रल जो शुक्र की वृद्धि करे। दूसरी बात, शुक्रल में शाह आता है। तो देख लो कि जितने भी उदाहरण है ना उन सब में शाह है। तो शतावरी, शर्करा, मूशली, अश्वगंधा, सारे शाह वाले हैं। शुक्रल, शुक्र वृद्धि करने वाले, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि वाजीकरण कौन से हैं, शुक्रल कौन से हैं। ठीक है। तो वाजीकरण हर्ष करने वाले नागबला, कपिकच्छु। शुक्रल शुक्र वृद्धि करने वाले सारे शाह वाले हैं, अश्वगंधा, मूशली, शर्करा, शतावरी। याद रखोगे। कुछ है जो शुक्र जनन का काम भी करते हैं और रेचन का काम भी करते हैं। शुक्र बनाते भी हैं मतलब, और उसका रेचन भी कराते हैं। तो दुग्ध, माश, भल्लातक और आंवला याद कर लेना इनको भी।
दुग्ध, माश यानी उड़द, भल्लातक और आंवला। सीधे याद करोगे। नेक्स्ट चलिए, कुछ और वाजीकरण द्रव्य बताए हैं, मतलब उसी के रेफरेंस में कुछ बातें हुई हैं। स्त्री जो है वो शुक्र प्रवर्तक है, याद रखना, स्त्री को शुक्र प्रवर्तक कहा गया। बृहति फल को शुक्र रेचक कहा गया, रेचन लिखा हुआ है, शुक्र रेचक है मतलब। जाति फल स्तंभक, शुक्र स्तंभक जाति फल। हरित की शुक्र शोषक है, तो शोषण करने वाला लिखा हुआ है। तो वाजीकरण द्रव्य में और कुछ उदाहरण, स्त्री शुक्र प्रवर्तक, बृहति फल शुक्र रेचक, जाति फल शुक्र स्तंभक, और हरित की शुक्र शोषक। तो इसको बिल्कुल रटो, जो मैंने आपको पढ़ाया। एक ब्रेक लो, 10 मिनट, वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट जो पढ़ा है बिल्कुल रट के आना, 10 मिनट बाद सुनूंगा आप सभी में उदाहरण। थैंक यू।